हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन मेरी स्टडी। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम कवर करने जा रहे हैं 14 मई से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी करंट अफेयर्स के। इसके साथ साथ में मैं आपको बताऊंगी उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कुछ भी थोड़ी डिटेल्स होंगी वो बताने की प्रयास करूँगी। क्वेश्चंस में अगर कोई भी आपको दिक्कत लगती है या समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको उस क्वेश्चन को समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि चीनी विशेषज्ञों के अनुसार भारत यूएन के पूर्वानुमान से पहले ही कब तक जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़ देगा। तो ये एक चीनी विशेषज्ञों के अनुसार ही एक आंकड़ा जारी किया गया है और ये चीन के आंकड़े किस हद तक सही होते हैं ये आप और मैं हम सभी जानते हैं। तो फिलहाल इन्होंने एक आंकड़ा जारी किया है और जिसमें इन्होंने ये बताया है कि भारत की आबादी कुछ 1 वर्ष है जिन तक चीन की आबादी को पीछे छोड़ देगी, क्योंकि भारत में आपको पता है कि आबादी पर कंट्रोल किया ही नहीं जा रहा है और जबकि चाइना ने एक हद तक काम किया है और अपनी आबादी को कुछ हद तक कंट्रोल भी कर लिया है। तो इस लापरवाही को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि 2023-24 तक भारत की आबादी चीन की आबादी को पीछे छोड़ देगी और भारत विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। तो फिलहाल अभी भारत को जागरूकता अभियान चलाने चाहिए और आबादी पर कंट्रोल करना चाहिए, कुछ ऐसे नियमों को बनाना चाहिए। अदरवाइज भारत में जिस हिसाब से रिसोर्सेज हैं उन्हें देखते हुए मुझे तो यही लगता है कि आगे स्थितियां और भी ज़्यादा खराब होने वाली हैं। यूएन ने जो बताया था, यूएन के आंकड़ों के अनुसार 2027 तक उसने माना था कि ऐसा होगा या उसके बाद होगा। उसने एक लगभग एक 2050 का आंकड़ा तैयार करके बताया था कि यहाँ तक भारत की आबादी कंट्रोल होना शुरू होगी, कि 2050 के बाद आबादी घटना शुरू होगी भारत की। लेकिन फिलहाल अभी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जिसको देखते हुए जल्द ही भारत चाइना को आबादी में पीछे छोड़ देगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि इसमें भी एक्सप्लेन कर रखा है। 2023-24 तक भारत आबादी में पीछे छोड़ देगा और ये जो यूएन की रिपोर्ट है 2019 में यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा पेश की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रियल एस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि रियल एस्टेट पोर्टल housing.com ने भारत में स्वास्थ्य सेवा स्थिति की रिपोर्ट जारी की है। इसमें शीर्ष पर भारत का कौन सा शहर है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है क्योंकि जिस हिसाब से अभी वर्तमान में स्वास्थ्य की जो स्थितियां भारत में चल रही हैं उनको देखकर भारत की जो आप समझ सकते हैं कि स्थिति है वो विश्व में भी सबके समक्ष आ चुकी है कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी ही डावाडोल हैं। कोई स्वास्थ्य सुविधा ढंग से नहीं दी जा पा रही है, ऑक्सीजन आ रही है लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है, कालाबाजारी हो रही है। तो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कालाबाजारी जैसी चीज़ों को आज भी बैठे हुए कर रहे हैं। और रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि लोगों को लगता है कि कोरोना में सक्सेसफुल है, उसको छुपा करके बैठे हुए हैं। तो फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये एक रियल एस्टेट पोर्टल housing.com ने भारत में स्वास्थ्य सेवा स्थिति की रिपोर्ट जारी की है। ये स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड है। इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें ये बताया जाता है कि किसी भी हॉस्पिटल में बेड्स कितने हैं, वहाँ पर क्या वेंटिलेटर की सुविधा है, क्या वहाँ पर जल आपूर्ति की सुविधा है, क्या वहाँ पर अच्छी सुविधाएं दी जा पा रही हैं, कैसा वहाँ का वेंटिलेशन है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है हॉस्पिटल की, जिसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो कुल 8 शहरों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें से पुणे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं में टॉप पर रहा है। मुंबई का पुणे जो शहर है वो इस स्थिति में इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप पर रहा है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ आंकड़े, जिसमें बताया गया है कि ये जो रिपोर्ट है वो 8 शहरों पर आधारित है। अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता और हैदराबाद, ये कुल 8 शहर हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। और आप देख सकते हैं सारे के सारे शहर सबसे ही बेहतर शहर हैं भारत के। अब इसमें दिल्ली जो है ये सबसे नीचे रहा है, जैसा कि हम सभी को सामने दिख ही रहा है कि दिल्ली की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। केजरीवाल जी स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लगातार सुनने में आ रहा है कि अब राष्ट्रपति शासन लगेगा।
तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इनसे कुछ ना कुछ इंटरनेशनल लेवल पर भारत की स्थिति में प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो फिलहाल भारत की स्थिति अगर देखी जाए, इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो छवि है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लोग भारत पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं। जितने भी इंडेक्सेस आई हैं, एक आध को छोड़ करके सब में भारत की स्थिति बिगड़ी ही है, सुधरी कहीं भी नहीं है। तो यहाँ एक स्वास्थ्य रिपोर्ट आई है जिसमें भारत का पुणे शहर टॉप पर रहा है और दिल्ली लास्ट में रहा है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि WHO के अनुसार भारत में 202 में सामने आया कोरोना, 2020 है यहाँ पर आया है ये 2020। सन 2020 में सामने आया कोरोना वायरस का B.1.617 स्वरूप कितने देशों में पाया गया है? तो आपको मैं क्वेश्चन पहले समझा देती हूँ कि भारत में 2020 में कई सारे म्यूटेंट स्ट्रेन आपको देखने को मिले भारत में कोरोना वायरस के। उसमें से एक ये स्ट्रेन था जिसका नाम है B.1.617। ये एक स्ट्रेन हमें देखने को मिला भारत में। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये स्ट्रेन अब और भी देशों में फैल चुका है। तो वो कितने देश हैं WHO ने बताया है जिसमें भारत का ये जो स्वरूप है ये पाया गया है। तो ये जो देश है इनकी संख्या है 44। कुल 44 ऐसे देश हैं, 44 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर भारत का ये B.1.617 स्वरूप पाया गया है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि B.1.617 या 617 ये क्या है? तो आपको सिंपल शब्दों में बताना होगा, ये कोरोना वायरस का एक स्वरूप है। अब तक लगभग 4 से ज़्यादा स्वरूप कोरोना वायरस के देखे जा चुके हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटेन का है, एक डेनमार्क का है, इस तरीके से अलग एक दक्षिण अफ्रीका का भी है। तो कई सारे ये स्वरूप पाए गए हैं कोरोना वायरस के, क्योंकि वो अलग अलग स्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें फ़िलहाल इतनी ही जानकारी है कि ये जो 44 देशों में ये म्यूटेंट पाया गया है। आपको इस म्यूटेंट के बारे में याद रखना है कि 2020 में इसकी पुष्टि की गई थी कि कोरोना वायरस का एक ये भी स्वरूप है जो कि घातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लोगों के लिए है, किस देश ने कोविड-19 के कारण 13 मई से भारत और दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अब ये स्थिति फिर से हमारे सामने देखने को आई है कि अब फिर से सारे देश बैन लगा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे के पर्यटकों को अपने यहाँ आने से रोकने के लिए। तो कोविड-19 के कारण 13 मई भारत और दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों पर प्रवेश का प्रतिबंध लगाया है और ऐसा करने वाला देश बन गया है मालदीव, हमारा पड़ोसी देश मालदीव। इसने अपने यहाँ जो विदेशी पर्यटक थे जो कि भारत से आने वाले थे या दक्षिण एशियाई देशों से आने वाले थे, उनको फिलहाल के लिए बैन कर दिया है, क्योंकि कोरोना की स्थिति भारत में बहुत ज़्यादा खराब है। आसपास के देशों में भी लगभग वही हालात हैं। तो कुछ ऐसे देश हैं जो स्थिति को सुधार नहीं सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे प्रयास किए हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पर आने वाले पर्यटक हैं उन्हें रोका जा सके। आगे हमें देखने को मिलता है कि मालदीव के बारे में हम कुछ जानते हैं। मालदीव जिसकी कैपिटल है माले। अगर मुद्रा की बात करें, रुपया, मालदीवियन रुपया इसकी मुद्रा है, करेंसी है। और राष्ट्रपति की बात करें, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह बहुत ही फेमस पर्सन, बराबर आप इनका नाम सुनते ही रहते होंगे। तो ये यहाँ के मालदीव के यहाँ पर इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो है राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने 15 वर्ष के बच्चों को फाइजर बायोनटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? इस वैक्सीन का नाम आपने कई बार सुना होगा। फाइजर बायोनटेक कंपनी की ये कोविड वैक्सीन है जिसको मंजूरी दे दी है। और कितने वर्ष के बच्चों पर? तो 12 से 15 वर्ष के ये बच्चे हैं जिनको इस वैक्सीन के लिए मंजूरी दी गई है कि अब इन बच्चों को भी ये वैक्सीन लगनी चाहिए। क्योंकि जहाँ तक कहा जा रहा है जो तीसरी लहर आएगी, वो तीसरी लहर बच्चों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी। क्योंकि भाई बूढ़े झेल चुके हैं और अभी ये जो लहर चल रही है इसमें हमारे एज के लोग भी झेल गए। अब आई बच्चों की बारी, तो तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो रही है। तो बच्चों का वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है, बच्चों की लाइफ भी तो सेव करनी है, क्योंकि फ्यूचर तो वही है। तो फ्यूचर को नहीं बचाएंगे तो फिर वर्तमान कैसे अच्छा होगा? तो इसीलिए यहाँ पर
फ्यूचर को बचाने की एक मुहिम छेड़ी गई है। अब इसमें बताया जा रहा है कि कौन से देश ने ऐसा किया है। तो यहाँ पर अमेरिका ने ऐसा किया है। अमेरिका ने कहा है कि 12 से 15 वर्ष के बच्चों को फाइजर बायोटेक कंपनी की जो कोविड वैक्सीन है अब वो लगवाई जाएगी। आगे देखते हैं कि अमेरिका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अमेरिका जिसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसी हुई है। वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे बसी हुई है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। वॉशिंगटन डीसी आपने बहुत बार सुना होगा, आपको बताना है कि डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। मुद्रा इसकी डॉलर है और राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। और अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, जो कि भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में डीसीजीआई ने 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए किस वैक्सीन के दूसरे व तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर अभी ट्रायल की ही मंजूरी दी गई है भारत में, तो कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी मत आइएगा। ये 2nd एंड 3rd ट्रायल है भारत में, लेकिन किस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है आपको ये भी याद रखना है। 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि अभी जो टीकाकरण अभियान चलाया गया है वो 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए चलाया गया है, क्योंकि पहले 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए चलाया गया था और अब जो अभियान चल रहा है वो 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए चल रहा है। तो भारत ने फिलहाल 2 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों पर इसका ट्रायल करना शुरू कर दिया है। तो ये कौन सी वैक्सीन है जिसका ट्रायल किया जा रहा है? तो बहुत ही फेमस वैक्सीन कोवैक्सीन है ये, जिसका ट्रायल किया जा रहा है बच्चों पर। फिलहाल कोवैक्सीन इसका नाम है। कोवैक्सीन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कोवैक्सीन की अगर हम बात करें, इसको भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे हम ICMR बोलते हैं, और पुणे में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसके साथ मिलकर डेवलप किया है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोवैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है। तो आपको याद रखना है कि भारत की बायोटेक कंपनी, जिसने ICMR और NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसके साथ मिलकर इस वैक्सीन को विकसित किया है। अगर DCGI का प्रमुख पूछा जाए कि कौन है वर्तमान में, तो VG सोमानी, इनका नाम आपने सुना होगा। VG सोमानी ये इस समय इसके प्रमुख बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चंस में अगर मैं जल्दी कर रही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको आराम से समझा सकती हूँ। फिलहाल मुझे लगता है कि ये स्पीड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किसने हाल ही में ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 जीता है। हाल ही में किसने ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 जीता है। अब ये क्यों दिया जाता है? ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि ये जो ग्रीन एनर्जी है, अक्षय ऊर्जा जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं जो परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा वर्क कर रही हैं कंपनीज, उनको दिया जाता है, जिन्होंने कुछ नया करने की सोची है और जिन्होंने भारत या कहीं भी विश्व में ये जो कार्बन की मात्रा है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास किया है, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी कंपनी है या कौन सी इनमें से है जिसको ये अवार्ड दिया गया है, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021। NTPC है आपके लिए ऑप्शन में, ONGC है, UNEP है और IREDA, जिसे हम इरडा बोलते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर है इरडा। इरडा इसका सही आंसर है और इरडा को ये ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है। इरडा को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 दिया गया है। आगे इसके हम देख लेते हैं इरडा के बारे में कि इरडा की फुल फॉर्म क्या है। इरडा की फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये इरडा की फुल फॉर्म है। नवीन व गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो नवीन व गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और अगर इसके CMD की बात करें, प्रदीप कुमार वर्तमान में इसके CMD हैं, जिन्होंने ये अवार्ड ग्रहण किया है। भाई ये भी तो होता है कि किसको मिला। तो इरडा के जो CMD हैं उनको ये अवार्ड इस समय दिया गया है, प्रदीप कुमार जी को। उन्होंने ये अवार्ड इरडा की तरफ से ग्रहण किया है। और अगर हम बात करें दिया किसने था, तो दिया था अजय माथुर जी ने। किसने दिया था? अजय माथुर जी ने। अब अजय माथुर कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही बार, अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहे थे उनको मैंने बहुत बार बताया था कि अजय माथुर कौन है। तो वो लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि अजय माथुर फिलहाल कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अर्जुन पुरस्कार विजेता वेणुगोपाल चंद्रशेखर इनका नाम है। इनका निधन हो गया और ये किस खेल से संबंधित थे? इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। जिनका नाम है वेणुगोपाल चंद्रशेखर, ये कौन से खेल से संबंधित थे? क्या ये टेनिस खेलते थे या टेबल टेनिस खेलते थे या बैडमिंटन प्लेयर थे या क्रिकेटर थे? आपको आंसर करना है कि ये कौन से खेल से संबंधित थे। तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि ये जो वेणुगोपाल चंद्रशेखर जी हैं, ये टेबल टेनिस से रिलेटेड थे। ये टीटी प्लेयर थे, शॉर्ट में टीटी प्लेयर भी बोल सकते हैं आप। ये टेबल टेनिस से रिलेटेड थे, इसी के ये प्लेयर थे जिनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। इनके बारे में अगर हम देखें तो ये तमिलनाडु से संबंधित थे। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था और 1982 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। 1982 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। वेणुगोपाल चंद्रशेखर की बात हम कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस प्रयोगकर्ताओं के लिए किसने प्री इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र लॉन्च किया है? हाल ही में यूएस प्रयोगकर्ताओं, जो यूएस यूज़र्स हैं, उनके लिए इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा ये इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है गूगल पे। गूगल पे के द्वारा ये इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र लॉन्च किया गया है, ये आप याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2021 जीता है? ये इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इसमें जस्ट सिंगल एक नाम होता है जो कि आपको याद रखना होता है। तो द वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2021 किसके द्वारा जीता गया है? इसका सही आंसर है शकुंतला हरिक सिंह थिल-स्टेट। अब इनका नाम थोड़ा अलग सा है, भारतीय मूल की हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, लेकिन फिलहाल ये भारत में नहीं रहती क्योंकि भारतीय मूल की हैं। कहीं ना कहीं इनका संबंध भारत से है। शकुंतला हरक सिंह थिल-स्टेट इनका नाम है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है और ये अवार्ड है द वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2021। ये अवार्ड किसने जीता है? शकुंतला हरक सिंह थिल-स्टेट। अब इनके बारे में अगर हम देखें तो ये जो अवार्ड है वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2021, इसके बारे में अगर हम बात करें तो 1987 में पहली बार ये अवार्ड दिया गया था। वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2021 के बारे में हम बात करें तो ये जो अवार्ड था सबसे पहली बार 1987 में दिया गया था। तो आज का था ये हमारा सेशन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चंस कैसे थे वो भी बताइएगा और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू सो मच।